डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्ययन करेंगे डिप्लोमेटिक एजेंट्स एंड कौंसल्स, राजनयिक अभिकर्ता और कौंसल्स। जब से स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ तब से उनके मध्य पारस्परिक संबंधों का विकास हुआ है। तभी से डिप्लोमेटिक एजेंट राजदूतों के आदान प्रदान की परंपरा विकसित हुई है। यद्यपि हम प्राचीन काल में बात करें तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसी ही कोई वस्तु नहीं थी। फिर भी अगर हम देखें तो राजदूतों को सम्मान और संरक्षण की प्रथा विद्यमान थी। भारत में अगर हम देखें तो मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, युद्धों, संधियों के द्वैत संबंधों की पर्याप्त उल्लेख आप देखेंगे मिलता है। अगर हम रामायण काल में देखें तो प्रभु भगवान राम के द्वारा हनुमान और अंगद को दूत बनाकर भेजना। महाभारत पीरियड में देखें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे। तो भारतीय परंपरा के और राजाओं की भी बात करें प्राचीन काल में तो दूत भेजे जाते थे। इस प्रकार हम कहते सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी दूतों का एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की प्रथा थी। ओपेनहाइम और अन्य पश्चिमी देशों के विद्वान का कथन एक तरह से है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म यूरोप में हुआ है और इसका श्रेय पश्चिमी सभ्यता को है। ओपेनहाइम और पश्चिमी विद्वानों का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो जन्म हुआ है वह पश्चिमी राज्यों का देन है, न कि और किसी राज्य का है, और इसका श्रेय वो खुद लेते हैं। और मनुस्मृति, रामायण, महाभारत के मूल पाठ का अध्ययन करने से वह असंगतता कहते हैं कि प्रतीत होती है। एशियाई राज्यों में भारत के अतिरिक्त चीन एवं अरब राज्यों तथा कुछ सीमा तक दक्षिणी पूर्वी एशिया के राज्यों के मध्य द्वैत संबंधों का आभास इन देशों के प्राचीन इतिहास, पौराणिक, धार्मिक कथाओं और अन्य ग्रंथों में मिलता है। रामायण तथा महाभारत काल में अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ विषय अपने विकसित रूप में थे। राजनयिक प्रतिनिधियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम इसके उदाहरण है। इसलिए हम नहीं कह सकते, ये कहना भी उचित ठीक भी नहीं है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के अस्थायी नियुक्ति और उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का विकास अनेक राज्यों के अभ्यासों तथा प्रथाओं आदि की देन है। अस्थायी दूतों की स्थापना आधुनिक सभ्यता की उपलब्धि है और अस्थायी राजदूत को भेजने की पद्धति राजनीतिक अभिकर्ता के भेजने की पद्धति 14वीं शताब्दी में इटली के बड़े बड़े प्रजातंत्रों में, विशेषकर रूप से वेनिस में प्रारंभ हुई और 15वीं सेंचुरी में 15वीं शताब्दी में प्रारंभ तक इन गणराज्यों जैसे स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि के साथ भी अस्थायी राजदूतों का आदान प्रदान करना प्रारंभ कर दिया और राज्यों के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित करने का एक दूसरे के राजनीतिकों के अधिकार प्रदान करने के बारे में विशेष संध्या की गई। 1520 में ब्रिटेन और जर्मनी के शासकों ने मध्य इसी आशय की विजय संधि की थी। 14 और 15 सेंचुरी में 14वीं और 15वीं शताब्दी में डिप्लोमेटिक एजेंट राजनीतिक अभिकर्ता को भेजने की प्रथा समान नहीं थी। डिप्लोमेटिक एजेंट या राजनयिक दूतावासों के अस्थायी नियुक्ति एवं स्थापना की प्रथा 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई और 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अगर देखें तो अस्थायी दूतावास सामान्य संस्था बन गई और राजनयिक अभिकर्ताओं को कुछ विशेष अधिकार, प्रिविलेज, कर्तव्य तथा नियुक्तियां, ड्यूटीज और इम्यूनिटी 18वीं और 19वीं 18 और 19वीं सेंचुरी में अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा के रूप में प्राप्त हो गई, जिसकी प्रति लगभग एक समान थी। पहली बार 1850 में 1815 में वियना कांग्रेस ऑफ 1850 में ने राजनयिक प्रतिनिधियों से संबंधित
प्रथा का संहिताकरण करके उन्हें स्पष्ट और निश्चित कर दिया। इसके पश्चात भी राजनीतिक अधिकारियों की संस्था का काफी विकास हुआ, जिसका अंतिम रूप से संहिताकरण जो किया गया 1961 में राजनीतिक संबंधों पर वियना में वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में किया गया। यह कन्वेंशन 18 अप्रैल 1964 को 18 अप्रैल 1964 को स्वीकार किया गया। इस कन्वेंशन को, वियना कन्वेंशन को 18 अप्रैल 1964 को जो है स्वीकार किया, और यह जो है 24 अप्रैल जो है 1964 को जो है यह लागू हो गया। अभिसमय की अगर हम बात करें, इसकी अगर प्रियम्बल को देखा जाए, इसकी उद्देशिका को देखा जाए, तो अभिसमय में राजनीतिक संबंधों तथा उन्मुक्तियों से संबंधित जो है प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय वित्त कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के महत्वपूर्ण भाग को जो है संहिताबद्ध किया, कोडिफाइड किया। और इस अभिसमय को एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखित नहीं कहा जाता जो राजनीतिक अभिकर्ताओं के संबंध में अस्तित्व में, जिस विषय में अभिसमय कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं करता, उस विषय में अब भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त के प्रथागत जो नियम होते हैं वही शासित होते हैं, ऐसा माना जाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, राजनयिक अभिकर्ताओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। सर्वप्रथम जो है मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने 1815 में राजनीतिक अभिकर्ताओं को, जो वियना कांग्रेस है 1815 में राजनीतिक प्रतिनिधियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला है एम्बेसडर एंड पावल लीगेट्स, राजदूत तथा पोप के दूत। सेकेंड, मिनिस्टर ऑफ प्लेनिपोटेंसी एंड इनवॉइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पूर्णाधिकार युक्त मंत्री तथा असाधारण दूत। थर्ड, चार्ज अफेयर, एक होता है चार्ज डी अफेयर्स जो है तीन में बदल गया, और 1818 में ही 1880 में एक्स लॉ चैपेल ने जो है कांग्रेस ऑफ एक्स लॉ चैपेल ने चौथा एक वर्ग निर्धारित किया, जिसको निवासी मंत्री कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में वियना अभिसमय 1961 के आर्टिकल 14 में जो है राजनीतिक अभिकर्ताओं को 3 वर्गों में ही विभाजित किया गया। इसलिए यहाँ पर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेजिडेंट का जो जिक्र नहीं किया हूँ, एक लिख दिया हूँ। कभी कभी पूछ देता है कि कांग्रेस ऑफ एक्स लॉ चैपेल ने किस जो है वर्ग को जोड़ा था, तो मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंट। लेकिन चूंकि वियना अभिसमय में नहीं है, 3 ही पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आप इस तरह के लिख सकते हैं, बता सकते हैं। वर्तमान समय में वियना अभिसमय, वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 14 में 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राजनीतिक अभिकर्ताओं को इन्हीं 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एम्बेसडर एंड पापल लीगेट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेनिपोटेंसी एंड इनवॉइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, चार्जेस डी अफेयर, ये 3 वर्गों में बांटा गया है। जो और इसी का हम लोग अब अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, एम्बेसडर एंड पापल लीगेट्स। इसमें देखेंगे राजदूत अधिकार जो है, राजदूत अधिकार पर देने वाले जो है राज प्रमुख अथवा सम्राट अथवा प्रतिष्ठा मिशन व्यक्तिगत प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए उन्हें विशेष जो है सम्मान देता है। जो एम्बेसडर होते हैं इनको एक तरह से विशेष सम्मान दिया जाता है, और राज प्रमुख या सम्राट का जो है मिशन का जो है व्यक्तिगत प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए जो है
इन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। ये या तो राज्यों में राजदूत बनाकर भेजे जाते हैं या संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। जब ये पोप होली सी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे तब इन्हें जो है पॉपल लीगेट्स कहा जाता था या धर्मदूत पापल नंसियस कहा जाता था। इस वर्ष के प्रतिनिधि को एक्सीलेंसी महामहिम करके संबोधित किए जाने का अधिकार है। केवल वही राज्य के राजकीय सम्मान प्राप्त होते हैं, राजदूत भेज सकते हैं। ऐसा है कि एम्बेसडर को ही एक्सीलेंसी कहा जाता है। बाकी जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं उनको सम्मान बस एक्सीलेंसी कहा जाता है, लेकिन यही हकदार होते हैं क्योंकि राज्य के प्रमुख द्वारा ये उसके जो है प्रतिनिधि होते हैं। राज प्रमुख द्वारा इनका जो व्यक्तिगत प्रतिनिधि माने जाने के कारण इनको जो है एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वियना विषय 1961 के आर्टिकल 4 में अगर देखेंगे तो यह प्रावधान किया गया है कि सेंडिंग स्टेट यानी प्रेषक राज्य, भेजने वाला राज्य यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रिसीविंग स्टेट जो ग्राही राज्य है जो इसको प्राप्त कर रहा है उस व्यक्ति के लिए अपनी सहमति दे दी है जिस राज्य में मिशन के प्रमुख के रूप में प्रत्यापित करने का प्रस्ताव किया गया है। जब राजदूत उस राज्य की राजधानी में पहुंचते हैं तो वहाँ वे भेजे जाते हैं तो वे अपना अधिकार प्रपत्र करने वाला मुद्रांकित जो है शील्ड जो है परिचय पत्र पेश करते हैं और वे ग्राही राज्य रिसीविंग स्टेट के अध्यक्ष का सार्वजनिक रूप से मुलाकात करने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। इसमें एक मैंने बात आपसे बताया कि अगर कोई राज्य से हम किसी राज्य में, भारत मान लीजिए एग्जाम्पल को, किसी राज्य में अपना एम्बेसडर भेज रहा है तो जिस व्यक्ति का नाम भेजा जाता है उसमें उस राज्य की सहमत भी होनी चाहिए। यह जरूरी है, नहीं तो फिर अगर वह इसको रिसीव करता है तो सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसा है कि वो जिस राज्य में जिस राजदूत को भेजे उस राज्य की उसकी सहमत भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लेनिपोटेंशियरी एंड इनवॉइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकेंड, ये अपने राज्यों के अध्यक्ष या सम्राटों के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होते हैं। जैसे व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है एम्बेसडर जो होते हैं ये व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं, यह व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होते हैं यद्यपि कि इनका अधिकार पत्र प्राप्त कर चुके रहते हैं। इस प्रकार के राजदूत द्वितीय श्रेणी में आते हैं। उन्हें पहले वर्ग के मुकाबले कुछ कम सम्मान प्राप्त होता है। जब वे उस राज्य में राजधानी में पहुंचते हैं जहां वे भेजे जाते हैं तब वे अपना परिचय पत्र पेश करते हैं तो उनका राज्य के अध्यक्ष के साथ व्यक्तिगत मुलाकात या भेंट होती है। उनका राज्य के अध्यक्ष के साथ व्यक्तिगत रूप से ही अधिकार के रूप में नहीं मुलाकात होती है। इसमें यह व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं लेकिन का अधिकार नहीं हो, चाहे तो मिले या चाहे तो नहीं मिले, लेकिन एम्बेसडर का व्यक्तिगत अधिकार होता है वहां के राज्य के प्रतिनिधि से मिलने का। इन्हें महामहिम एक्सीलेंसी करके संबोधित किया जाता है। यह केवल शिष्टाचार से कहा जाता है न कि अधिकार से, लेकिन एम्बेसडर को अधिकार से कहा जाता है। दिया गया है कि यह व्यक्तिगत उस राज्य का प्रतिनिधि होता है, उसके द्वारा भेजा जाता है, इसलिए इसको एक्सीलेंसी। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लेनिपोटेंशियरी या इनवॉइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, इसको सिर्फ सम्मान में एक्सीलेंसी कहा जाता है। और अन्य मामलों में देखा जाए तो कोई इस राजदूत से इस राजदूत से अंतर नहीं है। अगर चार्ज दी अफेयर हम लोग देखते हैं, इस वर्ग के जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं उन सम्मान और अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, अन्य वर्ग को प्रदान किया जाता है। हम कह सकते हैं अर्थात कि इस वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधि सबसे निम्न कोटि के माने जाते हैं और इनका प्रमुख कारण यह है कि इनके अधिकार पत्र किसी राज्य के राज्याध्यक्ष द्वारा किसी दूसरे राज्य के अध्यक्ष को नहीं दिया जाता है, वरन यह राज्य के विदेशी विभाग के मंत्री तथा दूसरे विभाग के मंत्रियों को द्वारा दिया जाता है। और विदेशी राजधानी में पहुंचने पर कार्यभार वाहक दूत अपना अधिकार पत्र विदेशी मामले के मंत्री को पेश करते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, राजनीतिक अभिकर्ताओं के कार्य।
फंक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट अगर हम देखें राजनीतिक संबंधों पर जो वियना विषय है इसके आर्टिकल 3(1) में, तो राजनीतिक अभिकर्ताओं को कुछ कार्यों को करना पड़ता है। पहला रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करना। ग्राही राज्य, रिसीविंग स्टेट, राज्य में प्रेषक राज्य, सेंडिंग स्टेट, भेजने वाला का प्रतिनिधित्व करना उनका मुख्य कार्य है। जैसे भारत ने अपना राजदूत बी राज्य में भेजा। मान लीजिए भारत है, भारत ए ने बी राज्य में अपना राजदूत भेजा, तो सेंडिंग स्टेट हो गया ए, रिसीविंग स्टेट हो गया बी। इस राज्य का प्रतिनिधि जो है ये भारत है। भारत ने ए व्यक्ति को बी राज्य में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, डिप्लोमेटिक एजेंट बनाकर भेजा, तो यह रिसीविंग स्टेट जो होगा पी है और इसका प्रतिनिधि जो है ए करेगा। ओपेनहाइम के अनुसार अगर हम देखें तो राजनीतिक अभिकर्ता जिस राज्य में भेजा जाता है वहाँ वह जो संसूचनाओं के संबंध में जो है अपने गृह राज्य के प्रमुख और विदेश मंत्री की ओर से वार्तालाप करने वाला होता है। अगर कोई उसको सूचना प्राप्त होती है तो अपने विदेश मंत्री को वह वार्तालाप करेगा, उसको सूचना देगा, गृह राज्य मंत्री को उससे वार्तालाप करेगा और उनको इस बात की सूचना देगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन। ग्राही राज्य जो है रिसीविंग स्टेट में, जो ग्राही राज्य है सेंडिंग स्टेट, प्रेषक राज्य और उसके नागरिकों के हितों तथा उनकी संपत्ति की संरक्षा करना भी एक कार्य होता है। यह कार्य वह राष्ट्रीय विधि द्वारा जो सीमाएं होती हैं कि उसके भीतर जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विधि का मान्य हो करता है। अगर मान लीजिए ए राज्य ने बी राज्य में अपने जो है डिप्लोमेटिक एजेंट को भेजा है तो उसकी संपत्तियों को सुरक्षा करना, उसको संरक्षण प्राप्त करना इस राज्य की जिम्मेदारी है बी की। अब हम लोग देखते हैं निगोशिएशन, बातचीत या वार्ता। ग्राही राज्य रिसीविंग स्टेट राज्य की सरकार से वार्ता करना बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। राजनीतिक प्रतिनिधि, डिप्लोमेटिक एजेंट सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रेषक राज्य की ओर से विभिन्न पहलुओं पर, सेंडिंग स्टेट की ओर से विभिन्न पहलुओं पर जो है ग्राही राज्य से जो है वार्ता करता है, उनकी सूचना समय समय पर अपने राज्य को देता है। यह वार्ता जो है राजनीतिक अभिकर्ता एक सीमित दायरे के अंतर्गत ही करता है। ऑब्जर्वेशन, संप्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। राजनीतिक अभिकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस राज्य में उनको नियुक्त होते हैं वहाँ की घटनाओं तथा घटना के परिणामों को, विशेषकर उन घटनाओं के प्रति जिनका प्रभाव प्रेषक राज्य में पड़ता है, ग्राही राज्य को सूचित करें तथा उस पर विशेष रिपोर्ट भेजें। वह सभी प्रकार के राजनयिक और राजनीतिक व्यवहार पर एक जो है दृष्टि रखते हैं। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, मैत्रीपूर्ण संबंधों का बढ़ना। राजनीतिक अभिकर्ता का यह कार्य भी होता है कि सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ावा देना तथा उनके आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक संबंधों को जो है विकास करना। बिना विषय के आर्टिकल 3(1) में अगर देखा जाए तो जो अतिरिक्त राजनीतिक अभिकर्ताओं को उनके राज्यों द्वारा कुछ विशेष कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। जैसे ऐसे कार्यों में सेंडिंग स्टेट के राष्ट्रीयता वालों की मृत्यु, जन्म, विवाह के पंजीकरण, उनके लिए पासपोर्ट जारी करना सम्मिलित है। यह प्रेषक राज्य सेंडिंग स्टेट में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को प्रेस पत्र, वीजा भी जारी करते हैं। जो राजनीतिक अभिकर्ता किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त होते हैं उनके कर्तव्य उसी कार्य तक जो है सीमित होते हैं।
अब हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज। राजनीतिक अभिकर्ताओं की उन्मुक्ति यहाँ तथा विशेषाधिकार का आधार क्या है? राजनीतिक अभिकर्ताओं को डिप्लोमेटिक एजेंट को दी जाने वाली उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जो जुरिस्ट हैं उन न्यायविदों में भिन्नता के कारण 3 सिद्धांत काम करते हैं। पहला है थियरी ऑफ एक्स्ट्राटेरिटोरियलिटी, रिप्रेजेंटेशनल थियरी और फंक्शनल थियरी। तो आइए पहले का अध्ययन हम लोग करते हैं, थियरी ऑफ एक्स्ट्राटेरिटोरियलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे कि राजनीतिक अभिकर्ता जो है उस राज्य की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर माना जाता है जिसमें वे भेजे जाते हैं, अर्थात उन्हें सदैव प्रेषक राज्य की राज्य क्षेत्रीयता के अधीन माना जाता है। कोई भी अगर डिप्लोमेटिक एजेंट किसी राज्य के द्वारा भेजा जाता है, यानी सेंडिंग स्टेट जो भी भेजता है वह उसी राज्य के राज्य क्षेत्र का माना जाएगा, न कि रिसीविंग स्टेट का। यह थियरी कहती है। ग्रोसियस जो है इस मत के थे कि राजनीतिक अभिकर्ताओं की वाह्य राज्य क्षेत्रीयता का एक्स्ट्राटेरिटोरियलिटी का अभिप्राय है कि वे शारीरिक रूप से ग्राही राज्य में रहते हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि सभी प्रयोजन के लिए वह प्रेषक राज्य में रहते हैं। यही ये थियरी कहती है कि जो राज्य भेजता है उसी राज्य क्षेत्रीयता का अधिकारिता उस पर बनी रहती है, डिप्लोमेटिक एजेंट पर। अब आइए रिप्रेजेंटेशनल थियरी। प्रतिनिधित्वात्मक सिद्धांत क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल थियरी क्या कहती है? यह सिद्धांत के अनुसार जो है राजनीतिक अभिकर्ताओं को उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज तथा विशेषाधिकार, प्रिविलेज इस आधार पर दिया जाता है कि वे राजनीतिक कार्यों के दक्ष निष्पादन के लिए आवश्यक होते हैं तथा वे इस नाते भी दिए जाते हैं कि राजदूत राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु यह सिद्धांत सर्वमान्य इसलिए नहीं है कि अभिकर्ताओं के उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार केवल प्रतिनिधित्व दायित्व मामलों में नहीं है, वरन व्यक्तिगत रूप से भी मिला रहता है। इस सिद्धांत इस आधार पर भी आलोचना किया जाता है कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक अभिकर्ताओं को राज्य प्रमुख की उन्मुक्तियों को प्रदान करना तर्क सम्मत नहीं है। इस सिद्धांत में समझ जाइए कि जो राजनीतिक अभिकर्ता होते हैं उनमें इम्यूनिटीज होती हैं, उन्मुक्तियां होती हैं, विशेषाधिकार होता है, और इस आधार पर दिया जाता है कि वह राजनीतिक कार्यों में दक्ष निष्पादन के लिए आवश्यक है, और इस नाते भी दिया जाता है कि राजदूत जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी आलोचना भी होती है कि सर्वमान्य इसलिए भी नहीं इसको माना जाता है कि अभिकर्ताओं को जो उन्मुक्तियां हैं और विशेषाधिकार हैं केवल प्रतिनिधित्व मामले में ही नहीं है, वरन व्यक्तिगत रूप से भी मिली रहती है। यह व्यक्तिगत रूप से मिली रहती है व्यक्तिगत कार्यों से लिए। यही इसी आधार पर इसकी आलोचना होती है कि राज्य के जो राज प्रमुख हैं उनके जो उन्मुक्तियां प्रदान जो की गई है व्यक्तिगत रूप से, यह तर्कसंगत नहीं है, इसकी लोग आलोचना करते हैं। आइए फंक्शनल थियरी। कार्यात्मक सिद्धांत क्या होता है? फंक्शनल थियरी क्या है? आधुनिक विचार में मानता है कि इस उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार को इम्यूनिटी और प्रिविलेज के आधार पर आधार कार्य हैं, इसलिए इनको जो है उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकार का आधार कार्य है, फंक्शनल बेसिस है। कहते हैं कि उन्मुक्ति जो है और जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, जो इम्यूनिटीज मिली हुई है, जो प्रिविलेज मिला हुआ है, वह कार्य के आधार पर मिला हुआ है या फंक्शनल बेसिस पर मिला हुआ है। अगर एक कार्य करते हैं तो इनको प्राप्त है, नहीं करते हैं तो नहीं प्राप्त है। जिन विशेष कार्यों के अनुपालन की अपेक्षा जो है राजनीतिक अभिकर्ताओं से की जाती है उनके लिए उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रदान करना आवश्यक होता है। इन उन्मुक्तियों, इन इम्यूनिटीज और प्रिविलेज के अभाव में उनके लिए इन कार्यों का निष्पादन करना असंभव हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो और वर्तमान समय में इस आधार को जो है सही माना जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। राजनीतिक अभिकर्ताओं को क्या उन्मुक्तियां प्राप्त है, क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? तो पहले हम लोग देखते हैं इनवायलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। राजनयिक अभिकर्ताओं को अनतिक्रमणीयता
राजनीतिक अभिकर्ताओं का जो होता है शरीर पवित्र तथा अनअतिक्रमणीय होता है, इनवायलेबल होता है। जो कोई उस पर आक्रमण या प्रहार करता है तो वह उस देश पर आक्रमण माना जाता है जिसका वह प्रतिनिधि है, और राजनीतिक अभिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गई है और अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह महत्वपूर्ण नियम भी है। नेक्स्ट, इनवाइबिलिटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स। परिवार के सदस्यों को भी अनतिक्रमणीयता प्राप्त होती है। राजनीतिक अभिकर्ताओं को उनके परिवार पर नियंत्रण रखने, अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकार है। राजनीतिकों के परिवार के सदस्य के अंतर्गत पत्नी, बच्चे या अन्य नजदीकी रिश्तेदार जो कि राजनीतिक कर्मचारी पर आश्रित हैं आते हैं। वियना विषय के आर्टिकल 37(1) के अनुसार अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक अभिकर्ता के परिवार के उन सदस्यों को राजनीतिक पद धारण करते हों उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसी तरह आप देखेंगे इसका यह मतलब तात्पर्य कि राजनीतिक अभिकर्ता की पत्नी तथा बच्चे को भी उन्मुक्तियां नहीं मिलेगी यदि वे ग्राही राज्य के नागरिक हैं। इस प्रकार राजनीतिक अभिकर्ता के परिवार के जो सदस्य राजनीतिक के साथ साथ उसी निवास में पर नहीं रहते हैं और जो राजनीतिक पर आश्रित नहीं हैं, उन्हें उन्मुक्तियां नहीं दी जाएगी। इसलिए मिशन से उन सदस्यों के नाम की सूची विदेशी मंत्रालय को देने की अपेक्षा की जाती है जो उनके साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट, इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द मिशन। मिशन के कर्मचारियों को उन्मुक्ति वियना कन्वेंशन में एक बहुत ही उल्लेखनीय विशेषता इसकी है, बताई गई है कि राजनीतिक मिशन के सभी कर्मचारियों को पूर्ण उन्मुक्तियां नहीं प्रदान किया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधियों को, डिप्लोमेटिक एजेंट को, जो राजनीतिक प्रतिनिधि के अतिरिक्त जो है विषय में 2 श्रेणियों में जो है वर्णन करता है। पहला है जो आप देखेंगे प्रशासकीय और तकनीकी कर्मचारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल कर्मचारी होते हैं, जैसे लिपि की सहायक हुए, अभिलेखाध्यक्ष हुए, आर्किव्स जो है तथा बेतार तकनीकी कर्मचारी हुए, सेवा कर्मचारी हुए, सर्विस स्टाफ, गाड़ी चालक जैसे ड्राइवर, स्वागतकर्ता, रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, इन दोनों प्रकार के अधीनस्थ कर्मचारियों को दांडिक मामलों में पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। इसके लिए वियना विषय के आर्टिकल 31(1) में देख सकते हैं। परंतु अगर सिविल तथा प्रशासकीय अधिकारी से उनकी उन्मुक्ति जो है यह इसी तरह की है, केवल तब प्राप्त होती है जो अपने सेवा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अगर ये लोग अपने सेवा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो इनको भी उन्मुक्ति प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी ऑफ फ्रॉम क्रिमिनल जुरिडिक्शन। राजनीतिक अभिकर्ताओं को ग्राही राज्य के न्यायालयों की दांडिक अधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे जहां के राजदूत जो है नियुक्त किए गए हैं वहां के किसी विधिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे, और उनका यह कर्तव्य है कि वह ग्राही राज्य की विधियों एवं विनियमों का जो है आदर करें। यदि वह इसके विरुद्ध कार्य करते हैं या आचरण करते हैं तो ग्राही राज्य निश्चित रूप से यह मांग प्रस्तुत करेगा कि उसे वापस बुला लिया जाए और तुरंत उसे बर्खास्त किया जाता है तथा प्रेषक राज्य सेंडिंग स्टेट को जो है प्रेषक राज्य की विधि के अनुसार उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। यदि ग्राही राज्य रिसीविंग राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करता है तो तब ग्राही राज्य रिसीविंग तत्काल उसका जो है निष्कासन संभव है, उसको निष्कासित कर देगा और अभियोजन और दंडित करने का कार्य जो है वो जिस सेंडिंग स्टेट है उसको करना है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि 1955 में 1995 में भारत में अफगान दूतावास के प्रथम सचिव सुल्तान महमूद देहदर ने दिल्ली में आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास और अभद्रता करते हुए पाए गए थे
तब उन्हें जो है दूतावास से बर्खास्त कर अफगान वापस जो है भेज दिया गया था। इसी तरह आप देखेंगे इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल जुरिडिक्शन, राजनीतिक अभिकर्ताओं को दीवानी अधिकारिता से भी उन्मुक्ति प्राप्त है। किसी तरह का क्रीड़ हो, किसी संविदा के भंग के परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध जो है ग्राही राज्य में रिसीविंग सिविल वार संस्थित नहीं किया जाएगा और नहीं उन्हें ऋण के भुगतान न करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए वियना अभिसमय का आर्टिकल 37(1) में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम गिविंग विटनेसेस, राजनीतिक मिशन के जो है ये जो राजनीतिक मिशन के जो डिप्लोमेटिक एजेंट हैं इनको साक्ष्य देने से उन्मुक्ति प्राप्त है। राजनीतिक अधिकारों के उन्मुक्ति प्राप्त होती है कि राज्य के सिविल, तांडिक या प्रशासनिक मामले में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए उनको बाध्य जो है नहीं किया जा सकता है। इसमें इनको इम्यूनिटी प्राप्त है। इसी तरह इनका इम्यूनिटी फ्रॉम टैक्सेज एंड कस्टम ड्यूटीज, इनको करों से भी उन्मुक्ति प्राप्त है। वियना अभिसमय 1961 के आर्टिकल 34 में प्रावधान किया गया है कि इनको करों से इनको मुक्ति प्राप्त है। कर, टैक्स और कस्टम ड्यूटी से इनको उन्मुक्ति प्राप्त है। इसी तरह राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ट्रेवल इन द टेरिटरी ऑफ रिसीविंग स्टेट, ग्राही राज्य के राज क्षेत्र में संचलन तथा यात्रा की स्वतंत्रता का अधिकार 1961 में वियना अभिसमय के आर्टिकल 26 द्वारा राजनीतिक अभिकर्ताओं को एक नया अधिकार प्रदान किया गया है कि वे ग्राही राज्य के राज क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक संचरण और यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह इम्यूनिटी फ्रॉम पुलिस एक्शन, ग्राही राज्य की स्थानीय पुलिस द्वारा जो है राजनीतिक अभिकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस के समान कर्तव्यों से संबंधित आदेशों को राजनीतिक अभिकर्ताओं को मानना चाहिए क्योंकि उनका संबंध स्थानीय नागरिकों की व्यवस्थाओं को कायम करना है, लेकिन वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजनीतिक अभिकर्ताओं जो है ग्राही राज्य से अच्छा संबंध बनाने के लिए स्वेच्छा से इनका जो है पालन करते हैं, न कि वहां के बाध्यता से। अब हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल बैगेज, निजी सामान के निरीक्षण से जो है उन्मुक्ति। राजनीतिक अभिकर्ताओं के निजी सामान के निरीक्षण से उन्मुक्ति है। हवाई अड्डों आदि पर राजनीतिक अभिकर्ता के सामान का निरीक्षण तभी किया जा सकता है जबकि आशंका करने का गंभीर आधार हो कि सामान में ऐसी वस्तुएं जो उन्मुक्त के अंतर्गत नहीं आती हैं अथवा जिनका आयात निषिद्ध है। यदि ऐसे निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो राजनीतिक अभिकर्ता जो है उसके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही किया जा सकता है उनका निरीक्षण। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, संसूचना की स्वतंत्रता। वियना अभिसमय के अगर देखें वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 27 में प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक अभिकर्ताओं को दूतावास संबंधित कार्यों के विषय में अपने राज्य को सूचना भेजने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट, राइट ऑफ वर्शिप, उपासना का अधिकार। राजनीतिक अभिकर्ताओं को अपने दूतावास के निवास के भीतर अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की उपासना करने तथा पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन उनको ग्राही राज्य में रिसीविंग स्टेट में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार नहीं है। इम्यूनिटीज फॉर लोकल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशन, स्थानीय तथा सैनिक बाध्यताओं से उन्मुक्ति। वियना अभिसमय का आर्टिकल 35 में यह प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक अभिकर्ताओं को डिप्लोमेटिक एजेंट को ग्राही राज्य के स्थानीय तथा सैनिक बाध्यताओं से जो है छूट है। नेक्स्ट और लास्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन। वियना अभिसमय के आर्टिकल 33 में
राजनीतिक अभिकर्ताओं को ग्राही राज्य में अपनी सेवाओं कार्यों के प्रति ग्राही राज्य में लागू सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान से जो है छूट है। कब वेवर ऑफ इम्यूनिटी हो जाएगी? उन्मुक्ति का अभ्युत्थान कब होगा? जब उन्मुक्तियां राजनीतिक अभिकर्ताओं को प्रदान की जाती है तो उनका त्याग भी किया जा सकता है। प्रेषक राज्य का मिशन के प्रमुख राजनीतिक अभिकर्ताओं के अधीनस्थ पदाधिकारियों की मिशन के प्रमुख द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों को उन्मुक्तियां का अभित्याग किया जा सकता है। राजनीतिक उन्मुक्ति डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के कब उनका वेवर होगा, कब उनका अध्ययन होगा? यह वियना अभिसमय के आर्टिकल 32 में बताया गया है कि अभित्यजन सर्वथा जो है अव्यक्त होना चाहिए, यानी इसका अभिप्राय है कि आचरण पर आधारित अभिचरण पूर्व प्रथा जो है उन्मुक्ति का अतिजन नहीं माना जाएगा। राजनीतिक अभिकर्ता जो है अपनी उन्मुक्तियों का अधित्याग स्वयं आर्टिकल 32(3) के अनुसार कर सकता है। यदि कोई राजनीतिक अभिकर्ता स्वयं कोई बात किसी न्यायालय में संसित करता है तो इसका यह अर्थ होगा, तात्पर्य होगा कि उसने अपने को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वह जो है जिस रिसीविंग स्टेट ने उस में गया है, सेंडिंग स्टेट ने मान लीजिए ए राज्य ने बी राज्य में अपना डिप्लोमेटिक एजेंट भेजा है और बी जो है बी के न्यायालय को जुडिक्शन को कोई बात बी स्टेट में एक राज्य के डिप्लोमेटिक एजेंट के खिलाफ आता है और यह तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत हो जाता है, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मान लेता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वयं ही जो है अपने पद को अतित्यजन कर दिया है। अगर मिशन समाप्त हो जाए तब भी माना जाएगा कि वह जो है अपने उसका वह उन्मुक्त हो गया है, उसका अतित्यजन हो गया है। जिस मिशन के लिए गया कार्यकाल खत्म हो गया है तो ये माना जाता है कि यह खत्म हो गया। इसमें हम लोग अब देखेंगे कमेंसमेंट एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इम्यूनिटीज। अब नेक्स्ट, राजनीतिक अभिकर्ता उसी समय से विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का हकदार हो जाता है जिस समय से उस राज्य क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करते हैं जहां वे राजनीतिक उद्देश्यों से भेजे जाए। यदि राजनीतिक अभिकर्ता पहले ही से ग्राही राज्य में है तो उन्मुक्तियां उसी क्षण से प्राप्त हो जाती हैं जब उसकी नियुक्ति के संबंध में विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर दिया जाता है, या उन्मुक्ति उस समय तक चलती रहती है जब तक कि उनका राजदूत निलंबित नहीं कर दिया जाता। राजनीतिक अभिकर्ता को अपने कार्य के समापन के बाद भी तब तक उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है जब तक वह अपना सामान आदि बार कर सुरक्षित ढंग से राज्य छोड़ नहीं देता, यह युक्त अवधि समाप्त नहीं हो जाती। अगर ए बी राज्य में डिप्लोमेटिक एजेंट है तो वह जब तक उसको अनुमतियां प्राप्त होगी जब तक वह राज्य छोड़कर अब नहीं आ जाता तब तक उसको अनुमतियां प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे इम्यूनिटी टू डिप्लोमेटिक एजेंट एंड थर्ड स्टेट। तीसरे राज्य के साथ संबंधों का प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है तीसरे राज्य के साथ संबंधों का प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है जब राजनयिक अभिकर्ता जो अपना प्रभार ग्रहण करने जाता है या भ्रमण के उद्देश्य से या व्यक्तिगत काम से या अपने मिशन को पूरा होने के बाद वापस लौटते समय तीसरे राज्य के प्रदेश से गुजरता है या उसमें आता है तो वियना अभिसमय का आर्टिकल 40 के अनुसार जब कोई राजनयिक अभिकर्ता या कर्मचारी अपने राज्य से नियुक्ति स्थान वाले राज्य में आने की प्रक्रिया के दौरान किसी तीसरे राज्य से गुजरता है और तीसरे राज्य ने उसे प्रदेश से गुजरने का वीजा प्रदान किया है तो तीसरे राज्य में भी उसे सब उन्मुक्तियां तथा अधिकार प्राप्त होंगे जो राजनयिकों को होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। टर्मिनेशन ऑफ
टर्मिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन। राजनयिक मिशन की समाप्ति भिन्न भिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे बिना विषमय के आर्टिकल 14(3) में इन कारणों को बताया गया। फर्स्ट, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। राजनयिक अभिकर्ता को अगर हम बात करें तो अगर उनका टाइम बीत गया है, टाइम ही उसका एक्सपायर कर गया है। रिकॉल ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट को जो है रिकॉल कर लिया, बुला लिया गया, तब भी उनको खत्म हो जाएगा। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिसीविंग स्टेट। रिसीविंग स्टेट जो है, जो राज्य प्राप्त किया और रिक्वेस्ट करता है कि इनके द्वारा ये गलती की है, जैसे हमने अफगान का उदाहरण दिया, तो तब भी जो है हो जाएगा। नोटिफिकेशन अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक फंक्शन। डिप्लोमेटिक एजेंट का जो है कार्य ही समाप्त हो गया है और तब भी उनको वापस बुला जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ द मिशन एज ए होल। पूरा जो मिशन था, जिस उद्देश्य मिलेगा, वह क्या हो गया, वह समाप्त हो गया, तब भी जो है उनको बुला लिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में भारत में डिप्लोमेटिक एजेंट के कौन कौन से कार्य हैं। भारत में, अब इंडिया में हम लोग देखते हैं। आइए, डिप्लोमेटिक एजेंट इन इंडिया। भारत जो है 15 अक्टूबर 1965 को जो वियना अभिसमय का जो है पक्षकार बना, 15 अक्टूबर 1965 को, और वियना अभिसमय को लागू करने के लिए जो है संसद ने 1972 में राजनीतिक संबंध पर वियना अभिसमय अधिनियम को अधिनियमित किया और इस अधिनियम में जो भी प्रावधान थे उन सभी प्रावधानों को भारत ने स्वीकार कर लिया और कहा कि भारत में लागू होगा। यह स्पष्ट भी कर दिया कि वियना अभिसमय के अनुच्छेद आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 27 से लेकर 27 टू 40 भारत में जो है लागू रहेंगे। अगर हम करें तो वियना अभिसमय का जो है आर्टिकल 38 जो है राजनयिक मिशन में है, यदि कोई सदस्यग्राही देश का राष्ट्रिक है तो वह अपने कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए शासकीय कार्यों के संबंध में अधिकारिता तथा अनअधिकृतता से उन्मुक्त के अतिरिक्त केवल ऐसी अतिरिक्त उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार का हकदार होगा जो ग्राही राज्य द्वारा जो है उसे प्रदान किया गया है। बस इतना ही, बहुत विशेष नहीं। पूछेगा तो पूरा आपको डिप्लोमेटिक एजेंट के क्या जो है इम्यूनिटी होगी, क्या उनके प्रिविलेज होंगे, ये आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे काउंसल्स। काउंसिल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग देखेंगे काउंसिल या वाणिज्यिक दूत। तो वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना, काउंसिल या वाणिज्यिक दूतों की स्थापना राज्यों के बीच जो है व्यापारिक संबंधों के संचालन के प्रयोजन के लिए जो है प्रयोग की जाती है। वाणिज्यिक दूतावासों का विकास प्रारंभिक रूप से वाणिज्य से संरक्षा प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, परंतु वर्तमान समय में ये अन्य प्रयोजनों के लिए भी भेजे जाते हैं। जैसे ओपनहाइम कहते हैं कि विदेशों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए निवास करने वाले राज्यों के अभिकर्ताओं को वाणिज्यिक दूत काउंसिल कहा जाता है, परंतु प्रमुख रूप से जो है नियुक्त करने वाले राज्य के वाणिज्य और नौका चालन के हितों के संरक्षा हेतु ये जो है काउंसिल को भेजे जाते हैं। अगर हम देखें तो राज्य की इनको जो, अगर इनको हम लॉ ऑफ काउंसिल क्लासिफिकेशन देखें, इनका क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसिल देखें, तो पहले हम एक हाल की भी डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। हाल कहते हैं काउंसिल या वाणिज्यिक दूत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें विदेशी राज्य द्वारा भी इस बात की उन्मुक्त मिली रहती है कि वहाँ रहकर अपने राज्य को हितों को देखें, उस राज्य के सौजन्य से महत्वपूर्ण लाभ के लिए कार्य करें,
उनका यह कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों प्रकार से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हो सकता है। कौंसल या वाणिज्यिक दूत अपने देश के दूसरे देश में नियुक्त दूत होते हैं और राजनीतिक अभिकर्ता नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ये उन्मुक्तियां तब तथा विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होते हैं जो राजनीतिक अभिकर्ता के में प्राप्त होते हैं। अगर हम देखे जाए काउंसिल रिलेशन को, अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक एजेंट और काउंसिल रिलेशन की हम बात करें तो ये राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं वह यहाँ पे भूल गया हूँ मैं लिखना, डिप्लोमेटिक एजेंट एंड काउंसिल रिलेशन की जान जाइए। यहाँ पर डिप्लोमेटिक एजेंट एंड ला नहीं है एंड काउंसिल रिलेशन समझिए। जो वाणिज्यिक दूत होते हैं, जो काउंसिल होते हैं, ये जो है राज्य के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। राजनीतिक अभिकर्ता राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, परंतु वाणिज्यिक दूत जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूर्णतया राज्य के प्रतिनिधि जो है या नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति के बारे में देखा जाए, अपॉइंटमेंट के बारे में देखा जाए तो राजनीतिक अभिकर्ता जो के मामले में राज्य के प्रमुख द्वारा राज्य को जो है लेटर ऑफ क्रेडेंस प्रत्ययपत्र दिया जाता है, परंतु वाणिज्यिक दूत को प्रेषक राज्य जो है सेंडिंग स्टेट रिसीविंग स्टेट नियुक्ति के बारे में सूचित करते हुए उससे प्रार्थना करता है कि उस वाणिज्यिक दूत को स्वीकार करे तथा उस कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करें। ग्राही राज्य जो है रिसीविंग स्टेट वाणिज्यिक दूत को अनुज्ञा पत्र अर्थात मान्यता प्रदान करता है। पत्र व्यवहार के बारे में अगर आप देखें तो राजनीतिक अभिकर्ता ग्राही राज्य की सरकार के साथ प्रत्यक्ष रूप से जो डिप्लोमेटिक एजेंट होता है प्रत्यक्ष रूप से पत्र व्यवहार करता है, परंतु वाणिज्यिक दूत कौंसल जो है ग्राही राज्य की सरकार के साथ सीधे पत्र व्यवहार न कर राजनीतिक दूतावास के माध्यम से यह करते हैं। करार प्रारंभ में भी अंतर है। राजनीतिक अभिकर्ता जो है ग्राही राज्य में पहुंचते ही कई विशेष अधिकारों के हकदार हो जाते हैं और अपना कार्य तत्काल प्रारंभ कर देते हैं। और वाणिज्यिक दूत की नियुक्ति की जो संसूचना जो है विदेशी सरकार को दी जाती है और अपना कार्य केवल तब प्रारंभ करते हैं जब अनुज्ञा पत्र ग्राही राज्य जो है उसको स्वीकार कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं इसके लॉ ऑन काउंसलर रिलेशंस। वाणिज्य संबंधी जो है कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो संहिताकरण है वह वियना कन्वेंशन 1916 में किया गया था, क्योंकि काउंसिल के संबंध में जिस विषय में संधि प्रावधान नहीं है उस विषय में प्रचलित जो है अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि इंटरनेशनल कस्टम संबंधी जो है नियम लागू होते हैं। अब इस समय जो है 19 मार्च जो है 19 मार्च 97 से जो है इन्फोर्समेंट में है। अब इस समय के प्रावधान मुख्यतः जो है रूढ़िगत विशिष्ट कस्टमरी लॉ तथा इंटरनेशनल कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय विशेषकर काउंसिल्स अभिसमय में पाए जाने वाले सुसंगत नियमों पर आधारित है। तो उनका हम लोग पहले समझने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसिल्स करते हैं। वाणिज्यिक दूतों का वर्गीकरण करते हैं। काउंसिल के वियना अभिसमय के आर्टिकल 9 के अनुसार इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है काउंसल्स जनरल, महाकौशल जिसको कहते हैं। यह मुख्य वाणिज्य दूतावास का जो है प्रमुख होता है और उनकी नियुक्ति प्रायः राष्ट्रों के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ग्राही राज्य द्वारा उनको अनुज्ञा पत्र प्रदान किया जाता है। काउंसल्स ये महाकौशल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह जो है काउंसल्स जनरल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये दूसरी श्रेणी में आते हैं, ये महाकौशल्स के नीचे होते हैं। वाइस काउंसल्स उप काउंसिल ये महाकौशल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह 2 श्रेणियों के नीचे आते हैं, प्रायः महाकौशल और काउंसिल के
सहायक होते हैं। यह कौंसल जनरल के और कौंसल के सहायक होते हैं, वाउस कौंसल। अब आते हैं यह काउंसलर्स एजेंट। ये सबसे निम्न श्रेणी के वाणिज्य दूत होते हैं, कौंसल होते हैं, और इनकी नियुक्ति जो है महाकौंसल यानी जनरल कौंसल जनरल के द्वारा या कौंसल के द्वारा की जाती है, कौंसल एजेंट की। प्रो कौंसल्स ये अल्पकालीन अवधि अर्थात महाकौंसल की अनुपस्थित अव्यवस्था में नियुक्त किए जाते हैं तथा कौंसल के अपने कार्य पर लौटने के साथ इनकी नियुक्ति जो है जैसे समाप्त होती है। महाकौंसल जैसे जैसे कौंसल जनरल आएंगे, इनकी नियुक्ति जो है प्रो कौंसल की समाप्त होती है, अल्पावधि के लिए होते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कौंसल्स। वाणिज्य दूतों के क्या कार्य हैं? यह अपने राज्य के इसके वियना विषय के आर्टिकल 5 में दिया हुआ है, 1963 का जो है वियना विषय। यह अपने राष्ट्र के वाणिज्यिक हितों का संरक्षण करते हैं। यह अपने देश के जलयानों, वायुयानों तथा उनके चालकों को सहायता देना, ग्राही राज्य के स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी नियमों स्थानीय विधि के अनुसार जो है पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण का कार्य ये करते हैं। प्रेषक राज्य सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट में विद्यमान नागरिकों के जन्म, विवाह, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना, हस्ताक्षरों को प्रमाणित करना, उन्हें शपथ दिलाना, अपने राष्ट्र के नागरिकों को पासपोर्ट दिलाने तथा मुकदमा आदि में आवश्यक सहायता देना, ग्राही राज्य के नागरिकों को वीजा जारी करना इनका कार्य है। दो राज्यों के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास को भी अग्रसर करना, इनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाना है। प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ काउंसिल्स, काउंसिल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्या हैं? यह वाणिज्यिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, ये भी वियना विषय में 1963 में ही दिया हुआ है, वाणिज्यिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ग्राही राज्य उन्हें ग्रहणकर्ता राज्य में उनके सरकारी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए उन्हें न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारिता से उन्मुक्त रखा जाएगा, लेकिन गैर सरकारी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए उन पर बाध संचित किया जा सकता है। वाणिज्यिक काउंसिल पर्सन अनतिक्रमणिता इनवायलेबल का होता है, उसके कार्यालय के प्रधान की बिना सहमति के कोई व्यक्ति काउंसिल के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारी, कर्मचारी तथा उनके परिवारों के सदस्यों के सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा नगर पालिकी करों से उन्मुक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय संरक्षा से संबंधित विधियों विनियमों के अधीन काउंसिल वाणिज्य दूत को ग्राही राज्य के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता है। वाणिज्यिक दूतावास के सदस्य भी गवाही देने से इनकार कर सकते हैं यदि गवाही के दौरान उन्हें अपने सरकारी दस्तावेज या ड्यूटी संबंधी विवरण को न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़े। जो वाणिज्यिक दूतावास के कर्मचारी पर आयकर तथा संपत्ति कर नहीं लगाए जा सकते, परंतु कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को इन मुक्तियां प्राप्त नहीं है। थैंक यू।